गुड आफ्टरनून। हेलो भैनी, गौतम, विशाखा, सौरभ। ओके, तो आज हमें बात करना है थ्री डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। तो जैसा आप सोच रहे हैं कि पहले जो काइंड ऑफ जैसा हमने समझा कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है ग्राफिक्स का, उसको यहाँ पर 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जो कुछ डिवाइसेस हैं और जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे, है ना। और सेकंड पार्ट में हमने 2D सिस्टम्स को समझा, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, बेसिक सर्किल, एलिप्स कैसे ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद जो क्लिपिंग वाला पार्ट हमने समझा, है ना, लाइन क्लिपिंग कैसे करनी है या प्लेन क्लिपिंग कैसे करनी है, उसके एल्गोरिथम हमने देखे। अब अगर आपको याद हो, आज की जो क्लास है वो मोर और लेस आइडियाज हमारे सेम है, बस उसको एक्सटेंड करेंगे 3 डायमेंशनल पे। तो पहले हमको समझना है कि 3D का बेसिकली मतलब क्या होता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैसे 3D इफेक्ट एक तरीके से हमें दिखाना होता है। बिकॉज़ अगेन एक बात को समझेंगे, फिलहाल जो ग्राफिकल सिस्टम हम यहाँ पर समझेंगे, डिस्प्ले डिवाइसेस जो हैं वो 2 डायमेंशनल हैं, 3 डायमेंशनल है। एक बार सोच के बताइए, डिस्प्ले डिवाइसेस जो हमारे पास है ना, वेदर में कंप्यूटर स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, तो सबके सब 2 डायमेंशनल है। जो एक इमेज शो करते हैं दैट इज इन 2D, है ना। लेकिन जिस इमेज को वो शो कर रहे होते हैं, जो रियल वर्ल्ड हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, वो 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? हाँ, कोई बात नहीं। तो जो रियल वर्ल्ड आइडिया है वो 3 डायमेंशनल है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन कि कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करना है। और अगेन ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहां पर कि आपको 3D समझ आ रहा होता है। जब फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट डेप्थ के अंदर जा रहा है या डेप्थ से वापस आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, आपको समझ आ रहा है कि रियल वर्ल्ड जो है वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन 3 डायमेंशनल को हम देख पा रहे होते हैं कि इसमें 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर, है ना। इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारी आई के ऊपर भी जो इमेज बन रही होती है दैट इज इन 2D और 3D, दैट इज इन 2D, है ना। लेकिन कभी कभी देखिए अंदाजा हमारी आईज या अभी हम समझेंगे कैसा हम करते हैं इस चीज को, हम रिलेट कर पा रहे होते हैं कि एक अंदाजा लगा के कौन सा ऑब्जेक्ट हमसे कितने दूर है। तो एक रफ एनालिसिस हम 3 डायमेंशनल का भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी हम समझेंगे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स ना हो, वहां हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए स्टार्स हैं या मून है, क्या उनको देख के उनका एक्चुअल साइज या डिस्टेंस हम पता लगा पा रहे होते हैं? नहीं, है ना। तो वहां पर हमारी आईज इस तरह का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकती। तो 2-3 पॉइंट उस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं कि 3 डायमेंशनल होता क्या है। तो अभी तक जो मेरे ख्याल से हम डिस्कशन दोस्तों कर रहे थे वो 2 डायमेंशनल था। तो हालांकि आप सब लोग जानते हो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबने पढ़ा है पहले से। अगेन मैं एक एक करके बात करता हूं। इफ वी से 1 डायमेंशनल, या मैं एक और सिंपल पॉइंट बात करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल पॉइंट है, जैसे डॉट, है ना, हम इसको बोल रहे हैं जैसे पॉइंट। तब आप मुझे बताओ ये कितने डायमेंशन में हम इसको लेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 0 डायमेंशल? ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं 0, कुछ लोग कह रहे हैं 1। मान लीजिए उसके बाद मैं एक केस ले सकता हूं एक लाइन सेगमेंट का, देन उसके बाद मैं केस ले सकता हूं एक 2D प्लेन का, यस, एंड देन फाइनली वी कैन टेक अ केस of a kind of a cube या एक 3D स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स 2D पे ही बनाना है तो थोड़ा सा आइडिया अपने को सोचना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ लाइन एंड दैट इज अ प्लेन एंड दैट इज अ क्यूब, है ना, तो अब आप बोल सकते हैं दिस इज 0 डायमेंशनल, दिस इज 1 डायमेंशनल, दिस इज 2 डायमेंशनल एंड दैट इज 3 डायमेंशनल। फॉलो कर पा रहे इस बात को? तो एक ग्राफिक्स के अंदर बहुत सिंपल सा चेक या इवन ज्योमेट्री के अंदर भी बहुत सिंपल सा चेक आप बोल सकते हैं कैसे जल्दी से डेफिनेशन अप्लाई करें। इमेजिन करिए कि वी आर स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट, है ना, इस पॉइंट के ऊपर, इस पिक्सेल के ऊपर हम खड़े हुए हैं। अब आप मेरे को बताओ, कैन वी मूव लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम और अप और डाउन, क्या कहीं पर भी मूव कर सकते हैं? है ना। तो आप ध्यान से सोचेंगे, तो अगर हम पॉइंट के ऊपर हैं तो आई डोंट फील, है ना, कि हम कहीं भी मूव कर पाएंगे। तो इसका मतलब अब आप फॉलो करोगे तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज 0 डायमेंशनल? बिकॉज़ ये पॉइंट अपने आप में एब्सोल्यूट है ना। यहाँ पर क्या एक्स और वाई एक्सिस का कोई लेना देना है? जी नहीं, पॉइंट अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है ना, उसमें हम लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट, किसी भी डायमेंशन में हम नहीं जा सकते, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब देखिए अगर मैं आपसे स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल की बात करूं, जरा इसको एक बार सोचिए। इफ यू थॉट अबाउट स्ट्रेट लाइन, क्या यहाँ पर एक डायमेंशन में आप मूव कर सकते हैं? जी हाँ। तो मान लीजिए अगर एक लाइन हमारे पास है ना, यू कैन गो लेफ्ट और यू कैन गो राइट, मे बी आप टॉप डाउन या लाइक ऊपर नीचे नहीं आ सकते, बट ऐसा जरूर कर सकते हैं। तो देयरफॉर यू रिकॉग्नाइज इट एज अ 1 डायमेंशनल सिस्टम। यस, सिमिलरली अब देखिए अगर आप प्लेन की बात करते हैं तो अब आप मुझे बताएं इस प्लेन के अंदर क्या हम सिर्फ लेफ्ट और राइट जा सकते हैं, या अगेन आप मुझे बताएं टॉप और डाउन भी जा सकते हैं? तो 2D सिस्टम के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। और सिमिलरली क्यूब की बात करेंगे तो नाउ यू कैन इमेजिन, हालांकि 2D पे उसको प्रॉपर्ली रियलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, बट आप अपने रूम के कॉर्नर को मान सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस के अंदर हम कहीं भी घूम सकते हैं। देयरफॉर यू कंसीडर इट एज लाइक ए 3 डायमेंशनल सिस्टम। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? है ना। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहीं पे क्लियर कर दूं आपको, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, सोचिए जब हम बात करेंगे फिजिक्स वगैरह में, तो वहां पर तो लोग 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 10 डायमेंशन तक बात करते हैं, है ना। तो हम वो फिजिक्स की बात नहीं कर रहे जहां पर टाइम भी डायमेंशन हो सकता है या समथिंग लाइक दिस। यहां पर हमारा सिंपल काम है किसी ऑब्जेक्ट को समझना और उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाना। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस, ओके। तो क्या वो 3D स्पेस में प्रोजेक्शन वगैरह कैसे करेंगे उसके भी मैं आता हूं, बट अगेन आप जल्दी से मेरे को याद करके बताओ, जब हम 2D सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस करने हमने सीखे थे। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक 2D प्लेन है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसको स्केल करना, उसको रिफ्लेक्ट करना, रोटेट करना, यस और नो। और बाद में जब हमने होमोजेनियस सिस्टम पढ़ा था, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जहां पर मैं समझा था कि मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस अपने को अप्लाई करने हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है तो इज इट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑल दोस ट्रांसफॉर्मेशंस सेपरेटली, या उन सबको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स और मैट्रिक्स फॉर्म यूज करके हम पहले एक साथ इवैल्यूएट कर सकते हैं, यस, कंबाइन कर सकते हैं, एंड देन लास्ट में ऐसा टोटल हम अप्लाई कर पा रहे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, जो सेम ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पहले 2D के लिए पढ़े हैं उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को अपने को एक्सटेंड करना है किसके लिए, 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए। हालांकि उसमें काफी चेंजेस आएंगे और कुछ फंडामेंटल डेरिवेशंस अपने को करने पड़ेंगे, बट एक बार आइडिया आपको समझ आएगा तो उसके बाद जो अगला हमारा पूछे प्रोजेक्शन वगैरह कैसे करना है, कर्व्स वगैरह कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो समझना आपके लिए आसान होगा। तो अगर मैं सबसे सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो आप मुझे बताएंगे, हाँ, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अगर मैं सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो एक या 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आप यहाँ से समझ सकते हैं और एक क्वेश्चन ही प्रोजेक्शन से मान सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए इनसे। हालांकि ये बात जरूर है कि ज्यादा क्वेश्चन आप 2D से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3D से। अगर एग्जामिनर भी नहीं चाहते कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि जब 2D पे क्वेश्चन पूछता है तो दैट विल बी न्यूमेरिकल। अगर आपको याद हो तो कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था, प्रॉपर न्यूमेरिकल देते भैया ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये मैट्रिक्स से बताओ रिजल्ट क्या होगा, है ना। लेकिन जब 2D या जब 3D के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो ज्यादा टफ ना हो जाए तो आपसे इक्वेशन पूछ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, लुक एट दिस। अब ये इक्वेशन पूछा है सितंबर 2013 के अंदर, आपसे पूछा गया थीटा डिग्री के रोटेशन करना है अबाउट थीटा, तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा, या ये पूछा, सॉरी, ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछा, अगर इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करें तो किसके एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक्स एक्सिस पे, वाई पे, जेड पे, ऑल ऑफ अबव।
अब अगर मुझे आपसे बात पूछनी है, ये समझने के लिए आपको पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो अलग बात है। ये बजाय क्वेश्चन ऐसे देता कि 60 डिग्री पे रोटेट करो अबाउट वाई एक्सिस, तो कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ने फ्रेम कर लिया, लेकिन इसको भी आंसर करने के लिए आपको लॉजिक तो आना ही चाहिए। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ओके। अगेन मैं दोबारा आइडिया बताता हूं, मैं आपसे याद दिला रहा हूं कि जो सबसे सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं इन 3D, वो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन याद है आपको? अगर मैं आपसे 2 डायमेंशनल सिस्टम में पूछता हूं, 2 डायमेंशनल के अंदर, तो क्या था ट्रांसलेशन? बस इसको मैं यहां पर एक्सटेंड कर दूंगा 3D के अंदर, वो बात की बात है। तो मान लीजिए कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, लेट मी से उसका कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। जब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे थे किसी दूसरे पॉइंट पे, अभी मैं 2D की बात कर रहा हूं, लेट मी से पी डैश, वेरी गुड वेरी गुड, और ये जो हमारा पॉइंट था ये है पी एक्स डैश एंड वाई डैश। तो बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग कि इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे कितना, लेट मी से टी एक्स, और सिमिलरली इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे कितना, लेट मी से टी वाई। फॉलो कर पा रहे हैं? तो अगेन अगर आपको याद हो, बहुत सिंपल सा इक्वेशन 2D के अंदर हम क्या डिराइव कर सकते हैं, बताओगे एक्स डैश की नई डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज एक्स डैश? तो बहुत सिंपल से, वेरी गुड, एक्स डैश की डेफिनेशन होगी जो ओरिजिनल डिस्टेंस हमारा था, है ना, वो तो नो डाउट यहां पर रहेगा ही रहेगा, तो दैट इज एक्स प्लस टी एक्स जो हमने ऐड किया है। सिमिलरली वाई डैश की नई डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज वाई प्लस टी वाई। फॉलो कर पा रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई नई बात बतानी चाहिए। अगर आप इमेजिन करो कि ये 3D में मूव हो रहा है, तो बताओ z डैश की नई डेफिनेशन क्या होगी? नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ z डैश? इट इज सिंपली z प्लस tz। तो जैसे आप x और y डायमेंशन में ट्रांसलेट कर रहे हो, है ना, बस उसी को आप एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड करके किधर भी ला सकते हो, z डायमेंशन के ऊपर। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? अच्छा, अब अगर एक एग्जाम में जैसा आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो कोई मैट्रिक्स फॉर्म में पूछ ले तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए। दोनों फॉर्मेट, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अब मैट्रिक्स फॉर्म में, तो अगर नया पॉइंट है p डैश और हम एक ट्रांसलेशन लगा रहे हैं, ओरिजिनल पॉइंट है p, तो आपको याद है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2 डायमेंशनल सिस्टम में हमने कैसे मैट्रिक्स कैलकुलेट की थी? बिकॉज़ हमें रिजल्ट चाहिए था सम फॉर्म में। तो मैं अगर दोबारा एक बार लिख के आपको याद दिलाऊं, इफ दिस इज x डैश एंड दैट इज y डैश एंड दैट इज 1, और w के लिए हम 1 यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज x एंड y एंड 1, तो आई थिंक हमने यूज किया था क्या, 0, या पहले मैं डायरेक्ट पॉइंट आ जाता हूं जो हमारा इंपॉर्टेंट था, दैट इज tx ty एंड 1। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद हमें इंपॉर्टेंट जो वैल्यू मिल सकती थी वो वैल्यू हमें मिल जाए, है ना, और बाकी वेरी गुड, बाकी सब जगह आई थिंक हम 0 रख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पर 1 मिल जाएगा ना डायगोनल में, यस, जब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन x डैश की डेफिनेशन सेम आ जाएगी, दैट इज x प्लस tx, और जब सेकंड रो को सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो y डैश की डेफिनेशन आ जाएगी y प्लस ty। तो ये जो इक्वेशन है फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, मैं दोबारा एक पॉइंट आपसे पूछ लेता हूं, बिकॉज़ फिर नया पॉइंट डिस्कस करना आसान होगा। इसको अगर आपको याद हो, इसको दोनों तरीके से मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो p पॉइंट है उसको पहले लिखें, ट्रांसफॉर्मेशन बाद में लगाएं, और ये भी रो मेजर ऑर्डर में आपको नजर आएगा। सो x डैश, क्योंकि बुक्स में क्या है ना, दोनों फॉर्मेट पे लिखा हो सकता है, आपको कंफ्यूज ना हो, x डैश y डैश 1, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो अब इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, है ना। तो यहां पर x y 1 ये आपको ऐसे नजर आएगा, और इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 1 1 1 0 0, और इधर आ जाएगा 0 0, इधर आ जाएगा tx और ty। एक मिनट आप चेक करके देख सकते हैं, मुझे बताएं ऑब्जर्व करके पॉइंट, क्या दोनों मैट्रिसेस का रिजल्ट सेम ही आएगा, दोनों सेम ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस और नो? यस। हालांकि 90% ऑफ द टाइम आपको यही ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जिसको अगेन काइंड ऑफ बोलना तो हम बोल सकते हैं दिस इज रो मेजर मेथड, और सॉरी दिस इज कॉलम मेजर मेथड, और इसको हम बोल सकते हैं दिस इज रो मेजर मेथड। फंडामेंटल आइडिया तो सेम ही है। अब मैंने पूरा का पूरा आइडिया पुराना क्यों डिस्कस किया, बिकॉज़ मेरे ख्याल से नया आइडिया में कुछ नया है ही नहीं। अब अगर यही आइडिया मेरे को 3D पे अप्लाई करना हो, तो अब आप मुझे बताइए, आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? वेरी गुड वेरी गुड। तो 3D के अंदर मैट्रिक्स अपने को 3x3 लेनी होगी, 4x4, 4x4 लेनी होगी, कि 3 तो आपके पास नंबर ही हो जाएंगे। तो लेट मी राइट x डैश y डैश z डैश एंड 1। तो अगर ये नए कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो यहां पर कहानी क्या हो जाएगी, नाउ दैट इज x y z एंड 1, और यहां पर यू विल हैव 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो डायगोनल में 1, और इधर हो सकता है tx एंड देन ty एंड देन tz, और बाकी जितने भी एम्प्टी स्पेस आपके पास है वहां पर यू कैन हैव अ 0। अब आप मेरे को बताओ जल्दी से कि ये जो नया ट्रांसफॉर्मेशन या फिलहाल ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, कॉलम मेजर में फिलहाल लिखा हुआ है 3D पे, क्या ये आप फॉलो कर पा रहे हैं? तो थोड़ा रिवाइज करना जरूरी था, बट जो 2D की हमारी अंडरस्टैंडिंग है जस्ट उसी को एक्सटेंड करके हम 3D पर पहुंच गए हैं, है ना। अच्छा, दोबारा मुझे बता सकते हो, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं, ये जो है हमने कॉलम मेजर लिखा है, इसका रो मेजर रिप्रेजेंटेशन आप खुद लिख सकते हो मैट्रिक्स का, है ना। तो यहाँ पर बस हर किसी को उठा के ट्रांसपोज करना है, और याद रखना है कि जो हमारे पॉइंट है पहले आ जाएगा, है ना। तो मैं बस बेसिक लिख दूं x डैश y डैश z डैश 1, और इधर आपको मिलेगा x y z 1, और इधर इस पूरे का आ जाएगा ट्रांसपोज, तो लाइक tx ty tz आपको नीचे मिलेगा, एंड डायगोनल वाल बाकी सेम रहेगा। तो अब 3D के ऊपर अगर बात करें, तो जो ट्रांसलेशन है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है ना, किसी ट्रायंगल को, किसी भी मैच को, तो वो कर सकते हैं। बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके ओके ठीक है। अब एक पॉइंट और आपको याद दिलाता हूं जल्दी से। क्या 2D ट्रांसफॉर्मेशंस पे एक और ट्रांसफॉर्मेशन हमने समझा था, व्हिच इज स्केलिंग, याद है आपको? ओके, स्केलिंग का अगर मैं आइडिया आपसे पूछूं, तो ओके लेट मी टेक अगेन अ सिंपल लॉजिक। क्या स्केलिंग में एक्स और वाई डायमेंशन में सेम था? यस, या मल्टीपल होती है, आप चूज कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगेन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हमने बहुत सारे सिंपल लॉजिक भी इसमें देखे हैं, तो अगेन अगर एक सिंपल मान लीजिए स्क्वायर या रेक्टेंगल हमारे पास है, और एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन दोनों में आपको स्केल करना है, तो इधर कितने से स्केल कर सकते हैं? बाय फैक्टर। वेरी गुड। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय sx एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय sy। याद है क्या पॉइंट आपको? ओके, तो अगर मैं डायरेक्टली अगर आपसे बात करूं कि जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है अगर वो है pxy, और जो नया कोऑर्डिनेट है स्केलिंग के बाद p डैश, वो आपका क्या है? वो है x डैश एंड y डैश। अब किस तरह से हम इसे कंसीडर कर सकते हैं? तो x डैश इज इक्वल्स टू sx इनटू x, यस, एंड y डैश इज इक्वल्स टू sy इनटू y। याद है क्या सभी को? अच्छा, अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में हम समझे। तो अगेन अगर मेरे नए कोऑर्डिनेट हैं, पहले अगेन मैं कॉलम मीटर में लिख रहा हूं x डैश y डैश और 1, और जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है मेरे दैट इज x y एंड 1। तो इस बार आपको अगर याद हो तो जो sx और xy है वो कहां डायगोनल में आएंगे, या रो या कॉलम में आएंगे? डायगोनल में आएंगे। नाउ दैट इज sx एंड दैट इज y एंड दैट इज 1, और बाकी जितने एम्प्टी स्पेस है वहां पे क्या फिल कर सकते हो? 0,
है ना। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आपको एक्स एस एक्स ही मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन वाई एस वाई ही मिलेगा, सिमिलरली 1 मिलेगा। एक और पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्योंकि ऑलरेडी डायगोनल में है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो सोचिए क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। एक्स डैश वाई डैश 1 अगर मैं लिखता हूं और इधर आ जाता है एक्स वाई और 1, और मैं इसका करता हूं ट्रांसपोज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ये एस एक्स एस वाई 1 0 0 0 0 0 0 ये सेम ही रहने वाला है। यस तो अगेन देखिएगा बिल्कुल सेम आइडिया है। मेरे ख्याल से स्केलिंग में भी मेरे को आपको पुराना रिवाइज कराना जरूरी है, वरना नया तो बिल्कुल सिंपल है। अगर यही कहानी 3 डायमेंशनल सिस्टम में ऑब्जर्व करनी हो तो कैसे लिखूं, तो मैं लिखूंगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और 1। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो मेरे को लिखना चाहिए z डैश इज इक्वल्स टू एक्स जेड इनटू z, है ना। सिमिलरली यहां पर जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो अगेन एक्स वाई जेड और 1, और इधर एस एक्स एस वाई एस जेड एंड 1, और बाकी के जितने एम्प्टी स्पेस हमारे पास हैं दे कैन बी सिंपली फिल्ड बाय 0। और अब ये जो रिजल्ट आपके पास आया है ये आई थिंक एक स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ए 3D सिस्टम। और अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसको ट्रांसलेट भी करो और रो मेजर आइडिया के ऊपर, तो देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएंगी। जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, नया पॉइंट है, नॉट दिस आइडिया विल रिमेन सेम, एस एक्स एस वाई एस जेड एंड 1 एंड 0 0 0 0 एंड लाइक दिस। तो अगेन आप मुझे बताएं जो सेकंड ट्रांसलेशन है क्या ये भी आप फॉलो कर पा रहे हैं, है ना। तो ट्रांसलेशन आप करना जानते हैं, सेम 2D अप्रोच को हमने एक्सटेंड कर दिया इसमें 3D के अंदर। और अगेन जो स्केलिंग करना है एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन जेड किसी भी डायमेंशन में, वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर होगा वो होगा रोटेशन। तो एक बात देखिए, पहले तो सोचिए 3D के अंदर क्या किसी इमेज को रोटेट किया जा सकता है जनरल, जैसे आजकल आपने कोई वेबसाइट वगैरह पे देखा हो, खासकर कार है या कोई भी इक्विपमेंट उसका 3D व्यू देता है, या ताजमहल है समथिंग लाइक दिस, है ना। जी जी, तो उसका मतलब आप उसको लेफ्ट राइट टॉप डाउन 3 डायमेंशन में कहीं से भी रोटेट कर सकते हो। लाइक अगर आपको इमेजिन करना वरना होता है कि आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आप हमेशा उसका 2D व्यू ही देख रहे होते हैं, एक कार है एक बाइक है कुछ भी आपको परचेज करना है, लेकिन 3D व्यू से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको हो पा रही होती है ना कि एक्चुअली किसकी बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे इंपॉर्टेंट इमेज जो आप अपनी पूरी लाइफ में कभी 3D में जनरल नहीं देखते थे, अब फ्यूचर में ऐसे मोबाइल फोन से डिवाइस आए तो दैट इज योर फेस। तो हम लोग जब अपना फेस देखते हैं तो आप जानते हैं अपना फेस तो देख नहीं सकते, तो रियलिटी ये है कि क्या आपको कभी अपनी रियल लाइफ में पता लगता है कि आप एक्चुअली कैसे दिखते हो। सोच पा रहे हैं इस बात को, बिकॉज़ हम जब भी देख रहे होते हैं हम एक्चुअल फेस देख रहे होते हैं या अपने फेस का 2D प्रोजेक्शन देख रहे होते हैं, है ना। यस, तो वेदर वो इमेज है या समथिंग लाइक इट इज अ काइंड ऑफ 2D प्रोजेक्शन, है ना। तो रियलिटी में मैं नहीं समझ आ रहा था कि एक्चुअल इमेज कैसा है, लेकिन मान लीजिए कोई अगर क्ले से या समथिंग कोई टेक्नोलॉजी यूज करके पेपर से आपका 3D इमेज बना है तो मे बी यू अंडरस्टैंड कि हां एक्चुअली कैसा है ना, और उसमें कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा। खैर, तो अब अगर मैं डायरेक्टली 3D रोटेशन की बात ना करते बिकॉज़ वो शायद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एक बात पहले समझेंगे कि 3 डायमेंशन के अंदर 3 एक्सिस पे रोटेट हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना। तो बिफोर आई गो इनटू दीस एक्सिस रोटेशंस और इसकी मैं आपसे एक बात करूं, पहले आपसे एक सिंपल पॉइंट पूछता हूं, आपको याद है 2D के अंदर रोटेशन हमने कैसे किया था और किसके रिस्पेक्ट में किया था। आई थिंक 2D के अंदर जो रोटेशन हमने किया था वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किया था, याद है क्या। इन 2 डायमेंशनल सिस्टम यस, है ना। और अगेन पूरा प्रॉपर डेरिवेशन भी मैंने आपको कराया था, याद हो, उसी से मैं डिराइव करूंगा अगला आइडिया, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो बेसिकली हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस हमारे पास है, वाई एक्सिस हमारे पास है, और ये जो पॉइंट है जो ऑलरेडी में भी डिग्री 5 पे था उसको फर्दर थीटा डिग्री से रोटेट किया था अबाउट द ओरिजिन। ये पॉइंट सबको समझ आता है। और इवन हमने बाद में न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, अगर किसी दूसरे वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट करना है तो डायरेक्टली करना हमें नहीं आ रहा था। अगर आपको याद हो तो पहले हमने क्या किया था, वेरी गुड, पहले उस पॉइंट को हमने ओरिजिन पे ट्रांसलेट किया था, फिर रोटेशन अप्लाई किया था, फिर बैक ट्रांसलेट किया था। Yes or no? Yes. But as far as rotation is concerned, we understood कि सिर्फ हमें ओरिजिन में कैसे रोटेट करना है, और उसी से आई थिंक जितने रिक्वायर्ड ऑपरेशंस थे वो मोर और लेस हम सब फुलफिल कर पा रहे थे। क्या पॉइंट याद है सभी को। अच्छा, तो मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जा रहा बिकॉज़ डेरिवेशन लास्ट टाइम हमने किया था, बट प्रॉपर डेरिवेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया था आई थिंक समथिंग लाइक दिस। तो जो हमारा 5 वाला पार्ट था वो कैंसिल हो रहा था, है ना, और जो नए एक्सेस आ रहे थे वो आ रहे थे x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड y डैश इज इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट सबको याद है क्या, है ना। तो डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया था, ये फाइनल कंक्लूजन जो हमारा निकल के आया था, अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, वहां मैंने पूरी बात नहीं की, यहां पे मैं दोबारा आपसे पूछ सकता हूं, अगर इसी आइडिया को, बिकॉज़ ये अगेन कॉलम मेजर में है, अगर इसी आइडिया को रो मेजर में लिखना हो तो x डैश y डैश को मैं कैसे लिखूंगा। अगेन इधर मेरे पास आ जाएगा xy, और इसका मेरे को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो इधर cos थीटा तो अपनी पोजीशन पर रहेंगे लेकिन माइनस sin थीटा नीचे आ जाएगा। यस और नो। तो इधर ट्रांसपोज करने के बाद माइनस sin थीटा नीचे आ गया, इधर आगे sin थीटा, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही मेथड है। अब चाहे आप इसे रो मेजर में स्टडी कर लो या इसको कॉलम मेजर में स्टडी कर लो, ये पॉइंट फॉलो कर पाएंगे सब लोग। ओके, और बाद में अगर आपको याद हो इसी रिजल्ट को हमने एक्सटेंड कर दिया था होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स पे, तो मेरे ख्याल से मेरे को कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे मैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स पे एक्सटेंड करूं, सो x डैश y डैश 1 और इधर क्या हो जाएगा, नाउ दैट विल बी xy1 और इधर हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा एंड 0 एंड दैट इज sin थीटा cos थीटा 0 0 0 एंड 1। क्या यहां तक का पॉइंट आप फॉलो कर पा रहे हैं। और सिमिलरली इसका ट्रांसपोज लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं, ये आइडिया आपको कॉलम मेजर में लिखना हो, रो मेजर में लिखना हो तो। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैं 3D फॉर्मेशन की आपसे बात करता हूं, और ये जो ट्रांसलेशन है अभी हमने कोई भी नया काम नहीं किया, ये पूरा ट्रांसलेशन हमने 2D के अंदर किया अबाउट ओरिजिन, है ना। अब चलिए एक बार सोचते हैं, यहाँ पर क्योंकि अलग अलग रोटेशंस अपने को अप्लाई करने पड़ेंगे, तो तीनों एक साथ निकाल सकते हैं। पहले x एक्सिस निकालेंगे, फिर y एक्सिस, फिर z एक्सिस। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएंगे 3D के अंदर, तो शायद आपको पहले क्या बताना पड़ेगा, x एक्सिस में कितना रोटेट कराना है, y में कितना कराना है, z में कितना कराना है। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं। ओके, तो अब इमेजिन करिए मैं 2D प्लेन यहाँ पर बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ 3D के अंदर, लेकिन अगर बस आप आइडिया लेंगे ना तो बाकी सारी चीज ऑटोमेटिकली आप देखोगे मैं बहुत आसानी से डिराइव कर पाऊंगा। नाउ दैट इज x, दैट इज y एंड दैट इज z। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो समथिंग लाइक ऐसे रोटेट होगा, लाइक दिस, है ना। बिकॉज़ ये जो x एक्सिस है, अभी इसको काइंड ऑफ मैं मान रहा हूं x, यानी कि ऐसा समझिए, क्या किसी भी कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू चेंज होगी अगर x के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो ऐसा सोचिए, ऐसा सोचना आसान होगा। तो x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वैल्यू किसकी चेंज होगी, सोचिए, वैल्यू चेंज होगी y और z कोऑर्डिनेट की। क्या ये सोच पा रहे हैं क्या। यस, ओके, वेरी गुड। अगर ये सोच पा रहे हैं तो दोबारा सोचिए, अभी जब 2D के ऊपर हमने डेरिवेशन किया,
है ना। तो 2D के ऊपर हम रोटेट कर रहे थे y और x और y में, और x और y दोनों की वैल्यू चेंज हो रही थी। और यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे को नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर पुराना सिस्टम है x y z और जो नया अपडेटेड सिस्टम होगा वो होगा x z y z z डैश, तो कम से कम वन थिंग आई नो क्लियरली दैट x डैश इज इक्वल्स टू x। आर यू गेटिंग इट? जो रोटेट होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा x की वैल्यू तो कम से कम सेम होगी। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू सेम है तो आप मुझे बताएं कि x और y जो 2D रोटेशन पड़ा था हमने ऑलरेडी, हम जानते हैं कैसे उसमें रोटेट होता है, क्या सेम लॉजिक अब y और z के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो अब एक आइडिया सोचिएगा, अगर फॉलो कर पाएंगे तो बड़ी क्लैरिटी आपको होगी। वैल्यूज कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे वो अपने को नहीं पता, बिकॉज या बोल सकते हैं कि अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम उसे कैलकुलेट कर चुके हैं। बट अगर डायरेक्टली मैं आपसे पूछूं तो एक सवाल मुझे आता है, ये जो फॉर्मूला है ये हमें पहले से पता है ना, x 2D डायमेंशन के अंदर कैसे चेंज होता है। तो कैन आई से हमारा भी जो सिस्टम है यहां पर x डैश और x तो सेम है, तो फिलहाल इस फॉर्मूले में अगर मैं x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे z लिख दूं तो चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो क्योंकि हम एक एक रोटेशन अलग अलग ले रहे हैं, ऐसा सोचो इसको, क्योंकि मैं पहले सिर्फ x के अबाउट ले रहा हूं, फिर y के अबाउट, फिर z के अबाउट, तो दरअसल हम 3 बार 2 डायमेंशनल रोटेट कर रहे हैं 3D का इफेक्ट लेने के लिए। क्या बात सोच पा रहे हैं क्या? जी हाँ, तो इसका मतलब अपने को अलग से कोई नई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं दोनों चीज आपको एक साथ करके दिखाता हूं। अगेन अगर मैं ऐसे लिखा होता, जो स्टैंडर्ड हम लिख रहे हैं हर बार कॉलम में, जो डायरेक्ट लिख रहा हूं x डैश y डैश z डैश और 1, रोटेशन क्या होगा मेरे को भी नहीं पता, आई सी टू इट कि कौन सी वैल्यू कहां मैं फिल करूं, और यहां पर मैं लिखूं क्या, लिखूं x y z और 1, ये तो हमेशा करते हैं, है ना। और अब आप देखिएगा क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, ये रिजल्ट मेरे को ऑलरेडी पता है, तो अगर आप मेरे को अलाउ करो तो यहां पर तो मैं 1 ही लिख लेता हूं, कोई टेंशन ही नहीं है। ये वाला बनाएगा बिकॉज दिस इनटू दिस, तो मेरे को x डैश का वैल्यू x ही चाहिए, है ना। और लास्ट जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स का w है वो तो हमेशा 0 होता है, वो तो हमेशा 1 होता है ना। अब रही बात वैल्यू की, अब यहां देखिएगा मुझे लगता है नई इक्वेशन निकालना कितना आसान है। अगर इन दोनों इक्वेशन में जहां x है वहां y और जहां y है वहां z लिखूं तो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा y डैश इज इक्वल्स टू y cos थीटा माइनस z sin थीटा एंड z डैश इज इक्वल्स टू y sin थीटा माइनस z cos थीटा। आप फॉलो कर पा रहे हैं कि यहां पे क्या हुआ है, क्योंकि x डायमेंशन तो एज इट इज है, तो जो रोटेशन हमने y और z में सीखा था अब वही रोटेशन हम जो है, जो हमने x और y में सीखा था अभी हम वो z में, और हां इधर प्लस होगा, जो हमने x में सीखा था वो y बन रहा है और जो y में सीखा था वो z, तो x y का रोटेशन y z में जा रहा है। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, तो अब इसके हिसाब से फिर आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। जी हाँ, इसके हिसाब से आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इक्वेशन तो कोई चेंज नहीं होगा। मैं एज इट इज पहला वैल्यू फिल कर दूं, sin थीटा, सॉरी इधर क्या रखा था, cos थीटा, जो मैंने समझाया, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा एंड दैट इज sin थीटा एंड दैट इज cos थीटा, और बाकी सब 0 0 0 हो जाएगा। और आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस तो आपको मिलेगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा, जो कि सॉरी y cos थीटा माइनस z sin थीटा, जो कि y डैश की करेक्ट वैल्यू आ जानी चाहिए। सिमिलरली थर्ड रो इनटू दिस कॉलम, सो दैट ये क्या आएगा, y sin थीटा प्लस z cos थीटा, y sin थीटा प्लस z cos थीटा, ये भी परफेक्ट वैल्यू आ रही है। अब आप मुझे बताएं, ये जो आपने मैट्रिक्स निकाला ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रोटेशन के लिए, किस चीज का मैट्रिक्स है? क्या ये तीनों डायमेंशन में रोटेट करा रहा है? नहीं। तो दिस मैट्रिक्स वेरी गुड। अगर x एक्सिस के अबाउट आपको रोटेशन कराना है बाय थीटा डिग्री, तो ये मैट्रिक्स आपके काम आएगा। सोच पा रहे हैं क्या? इफ यू वांट टू रोटेट अबाउट x एक्सिस बाय थीटा डिग्री देन दिस मैट्रिक्स विल वर्क। और ऑफ कोर्स इसका रो मेजर तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, तो इसका रो मेजर आप करेंगे तो बाकी सारा आइडिया सेम है, बस इसको आप ट्रांसपोज कर लेंगे तो दैट इज 0 0 0 1 और इधर 0 0 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा, नाउ दैट इज cos थीटा अपनी जगह इधर आ जाएगा, माइनस sin थीटा इधर आ जाएगा sin थीटा। फॉलो कर पा रहे हैं? बट अभी पूरा काम नहीं हुआ है ना, अभी सिर्फ आधा क्या, अभी तो 33% काम हुआ है। अब जरा एक चीज और सोच लेंगे तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा फॉलो कर पा रहे हैं। अगर अब यही काम अपने को y एक्सिस के अकॉर्डिंग करना हो तो दोबारा सोचिएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इधर हम मान रहे हैं x, इधर मान रहे हैं y और इधर मान रहे हैं z। इस बार वी वांट टू रोटेट समथिंग अबाउट y एक्सिस। यस, तो अब आप मुझे बताएंगे y एक्सिस के अराउंड मेरे को रोटेट करना है तो कौन सा वैल्यू सेम रहेगा? y का वैल्यू सेम रहेगा। वेरी गुड, तो वी कैन ऑलरेडी से कि भाई जो y डैश और y जो है वो दोनों तो क्या रहेंगे, सेम। अच्छा, अगेन आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले से लिखा हुआ है, जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन हमको याद दिलाता है ना। तो अब यहां पर बताओ क्या करूं? तो इट टोटली डिपेंड्स कि किस पैटर्न से किस पैटर्न को हमको ऑब्जर्व करना है ना। मैं बोला टोटली डिपेंड करता है कि किसको किस तरह से ऑब्जर्व करना है, बिकॉज दो आइडिया हो सकते हैं। देखिए पहले पुराने वाला याद दिला दूं आपको जिससे आप रिलेट कर पाओ। लुक एट दिस, जब यहां पर हमने पहले फॉलो किया तो शायद आपने सबको एक प्लेस आगे बढ़ा दिया था। जब x अपनी जगह कांस्टेंट था, है ना, तो जो x था वो y बना, जो y था वो z बना। सिमिलरली यहां पर देखिए, जब y अपनी जगह कांस्टेंट है तो क्या मैं यहां पर भी सबको एक प्लेस आगे बढ़ा सकता हूं? यस, तो अब आप चाहे तो सोच सकते हैं, यस x क्या बन जाएगा z और y क्या बन जाएगा x। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ग्रेट ग्रेट, तो अब जहां भी x है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा z से, और जहां भी y है उसको मैं रिप्लेस करूंगा x से। अगर मैं ऐसा करूंगा तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं बहुत सिंपल कैसे, क्या इक्वेशन आएगी, पहले स्टैंडर्ड अपने को पता लग जाए, y डैश इज इक्वल्स टू z cos थीटा माइनस x sin थीटा, और सिमिलरली x डैश इज इक्वल्स टू व्हाट इज x z sin थीटा प्लस x cos थीटा। एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, अब रही बात अगेन लास्ट पार्ट की, इसको इक्वेशन में फिल करना है। हाँ बताएं क्या, प्लस माइनस की गड़बड़ किया क्या हमने? जहां भी x है वहां पर मैंने z लिखा है, देखिए ऊपर से मैंने लिख दिया है, कंफ्यूजन होगा तो इसको चेक करिएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा देखो, कंफ्यूज हो रहा है। जहां x है, दो जगह x था, दोनों जगह मैंने z लिख दिया, जहां y था वहां x लिखा है। ओके ठीक है, तो अब अगेन इस इक्वेशन को एक बार वेरीफाई करेंगे कैसे, अपना आइडिया देख के। तो दोबारा मैं आपसे पूछता हूं x डैश y डैश z डैश एंड 1 जो रोटेशन, इसलिए देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, वरना मैं डायरेक्ट कंक्लूजन में भी छोड़ सकता था, बट एक बार फॉलो कर लेना जरूरी है कि कैसे हम कर रहे हैं। हेलो बुकमैन, नाउ x y z एंड 1, तो इस बार आप मेरे को बताओगे कि कौन सा एक्सेस हमने अनचेंज रखा है?
वाई, है ना। तो अगेन अगर मैं सेकंड नंबर पे लूं तो मेरे को यहां पर मैं लिख देता हूं 0 1 0 0 एंड 0 0 लाइक दिस। फॉलो कर पा रहे हैं? बिकॉज नाउ व्हेन यू अप्लाई सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम तो आपको y डैश इक्वल टू y ही मिलेगा। तो इससे आप एक्चुअली रिलेट करने में आसानी होगी कि किस जगह क्या पोजीशन रखना है। अच्छा बाकी बात देखेंगे तो आप x डैश की वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं। तो x डैश मेरे को चाहिए क्या, z sin थीटा प्लस x cos थीटा। तो कौन कौन सी वैल्यू कहां पर रखूंगा? अगेन अगर कॉलम मेजर के हिसाब से हम एसोसिएट करें तो कॉलम मेजर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम आइडिया है। यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज cos थीटा, ये वैल्यू 1 ही रहेगी, ये दोनों वैल्यू आई थिंक 0 रहेंगे। आप फॉलो कर पा रहे हैं? ये सारी वैल्यू देंगे, 4 प्लेस है जहां पर आपको वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, है ना। तो x डैश के हिसाब से दैट इज cos थीटा और इधर आ जाएगा sin थीटा एंड अगेन नाउ दैट इज sin थीटा एंड cos थीटा। अब माइनस लगा के आप देख सकते हैं कहां माइनस हमको लगाना पड़ेगा। दिस इनटू दिस जब मैं करूंगा तो x डैश आएगा x cos थीटा प्लस z sin थीटा और y डैश की वैल्यू क्या आएगी, y डैश तो हमें पता है, z की वैल्यू क्या आएगी z डैश की, दिस इनटू दिस, सो दैट इज x sin थीटा प्लस z cos थीटा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो हाँ मैं यही समझा रहा हूं। देखिए मैट्रिक्स कैसे फिगर आउट करनी है उसको डिसाइड करने का आसान तरीका क्या है, क्या आपको मल्टीप्लाई का रिजल्ट पहले से पता है? इसलिए मैं चाहूं तो देखिए डायरेक्ट डिसाइड मल्टीप्लाई या डिसाइड जो वैल्यू हो पहले से लिख सकता हूं। जैसे देखिए ये रिजल्ट पहले से मैंने लिखा हुआ है बट मैं चाह रहा हूं आप समझो कि कैसे मैं फिगर आउट कर रहा हूं, है ना। तो फिगर आउट कैसे कर रहा हूं, आप पहले ये देखो कि आपको ऑलरेडी पता है कि z डैश पे रिजल्ट क्या आना है, ऐसा सोचो। आपको पता है कि z डैश पे, वो तो हमने ऑलरेडी समझाना इक्वेशन से को यूज करके हमको पता है कि x डैश पे आपको z sin थीटा प्लस x cos थीटा मिलेगा। तो अब आपको इमेजिन करना है कि किसको किधर लिख के मल्टीप्लाई करने से आप सेम रिजल्ट पे पहुंचोगे। तो अगर x डैश की माने तो x डैश में तो कोई चेंज नहीं है, y डैश में अपने को साइन माइनस का चाहिए z डैश में, सो दिस इनटू दिस, मेरे ख्याल से ये sin थीटा माइनस होना चाहिए इस बार। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां थोड़ा सा हम रिवर्स मैथमेटिक्स कर रहे हैं कि रिजल्ट हमको पहले से पता है। अब हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में हम कहां पर फिल करें। यस, जिसके बेस पे मेरे ख्याल से बाकी जितने भी ऑपरेशन है सब जगह हमने यही तो किया है जब मैं आपको 3D पे लेके आ रहा हूं 2D से, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो द रिजल्ट। अब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि हम कहां पर वैल्यू रखें सो दैट उस कंक्लूजन तक हम पहुंच सके, है ना। अच्छा अगेन इस बार हालांकि आप देखोगे नॉर्मली जब हम कॉलम मेजर के अंदर लिखते हैं तो साइन माइनस का हमारा ऊपर रहता है, बट इस बार कॉलम मेजर के अंदर साइन हमारा नीचे आया बिकॉज़ एक्चुअली एक्सेस पूरी शिफ्ट हो गई है। हालांकि इसको अब अगर आप चेंज करके लिखना चाहो रो मेजर के अंदर तो y x डैश y डैश z डैश 1 और अगेन x y z 1 और इसका पूरा पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो ये cos थीटा अपनी जगह रहेगा 1 और ये cos थीटा भी अपनी जगह रहेगा 1 और बाकी आप देख सकते हैं एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। जस्ट क्या चेंज होगा कि ये जो साइन है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ऊपर का साइन नेगेटिव हो जाएगा एंड दैट इज 0 0 0 एंड 0। तो ये दोनों के दोनों आपने ट्रांसफॉर्मेशन फिगर आउट करे हैं अबाउट y एक्सिस। बट आप मुझे बताओ क्या स्टिल हमारा काम कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि एक साथ हम तीनों पे रोटेट नहीं कर रहे हैं एंड व्हाट वी आर डूइंग इट वन बाय वन। ऑल्दो जो बचा हुआ है z एक्सिस शायद उसका डेरिवेशन करना जरूरी भी नहीं होगा। सोचिए एक बार, बहुत सिंपल केस है। वो क्यों डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हैं एंड आप सोच पा रहे होंगे जब मैं ऐसा लिखता हूं नाउ दैट इज x एंड दैट इज y एंड दैट इज z और हम z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा क्या बोलना चाहिए, कौन सा एक्सिस फिक्स रहेगा? z डैश इक्वल टू z होगा, है ना। तो बचेगा क्या, x y में रोटेट करना। और ये जो इक्वेशंस हैं क्या ये ऑलरेडी फाइनल है? बिकॉज़ x y तो मेरे पास लिखा हुआ है ना। तो फिर अपने को कोई दोबारा से रोटेशन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। फिर आपको अगर समझ में आई ये बात तो x y x डैश y डैश z डैश और 1 जब मैं इसका अगेन कॉलम मेजर लिखना चाहता हूं तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने पहले पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, cos थीटा माइनस sin थीटा एंड दैट इज sin थीटा एंड देन cos थीटा और बाकी जितने भी एम्प्टी स्पेस हैं यू नो दे कैन बी फिल्ड विद जीरोस। फॉलो कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? सिमिलरली इधर हाँ ये बना जाएगा डायगोनल है ऑफ कोर्स। सिमिलरली इधर हमारे पास क्या है, w x z and 1। इसका अगर करेंगे क्या, रो मेजर x डैश y डैश 1 एंड अगेन यहाँ पर w x y z और इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज कर लोगे तो cos थीटा sin थीटा, अगेन बाकी पूरी कहानी सेम एंड दैट इज sin थीटा cos थीटा 0 0 एंड 0 0 1 0 एंड देन 0 0 0 1 और यहाँ पर चेंज होकर ये माइनस आ जाएगा नीचे, है ना। तो रोटेशन देखिए थोड़ा सा मुश्किल है बट अगर एग्जाम में भी आप याद रख सकते हैं, रन टाइम पे जरूरत हो तो आप डिराइव कर सकते हैं। अच्छा अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल क्यों नहीं पूछ रहा। अगर एक न्यूमेरिकल पूछ ले कि 45 45 45 तीनों एक्सेस पर रोटेट करो तो इमेजिन कितना टाइम लगने वाला है। अच्छा वैल्यूज ऑलरेडी कहीं अंडर रूट आता है, कहीं 3/2 आता है, तो कैलकुलेट करना अपने आप में एक मुश्किल समस्या है। तो ये और 4/4 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, है ना, लेकिन इमेजिन अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। तो अब अगर मैं आपसे पूछ लूं अगेन कि ये जो क्वेश्चन था, हालांकि बेचारे ने चार्ट के बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया, अब ये मैट्रिक्स देख के बता सकते हो कैसे रोटेट हो रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके ये जो रोटेशन है ये क्या जा रहा है अबाउट z एक्सिस। क्या फॉलो कर पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट है यहां तक? तो बेसिकली आइडिया सेम ही है, सिर्फ गेम चेंज कर दिया। अच्छा मैं एक आई और पूछूंगा रिफ्लेक्शन, बिकॉज़ वो भी बहुत सिंपल है, उस पर बात की जा सकती है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो आपको याद है रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? मिरर करना, है ना, ठीक है। तो अगेन अगर आपको याद हो तो सिंपल 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था, वहां पर हम रिफ्लेक्ट कैसे कर पा रहे थे, किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो अगेन मैं पूछ लेता हूं, अगर इस इमेज को y के अकॉर्डिंग मिरर करूंगा तो यहां ये कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर इसी इमेज को मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके अब अगेन अगर एक साथ इस आइडिया को, है ना, आप 3D पे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ ये बताओ, वेरी गुड सर, इधर एंटी क्लॉकवाइज होता तब भी आंसर सेम होता। देखिए हाँ ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। देखिए यहां पर जब भी डिफॉल्ट केस में लिखा होगा ना तो जो रोटेशन हम निकालते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं पूरा, इसने क्या लिखा। इसने लिखा कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रोटेशन क्लॉकवाइज एंड द मैट्रिक्स रोटेट्स एट द एंगल ऑफ थीटा। अब मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं कि एक्चुअली इसका फर्क यहां पर क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आपको याद हो तो वैसे तो एंगल चेंज हो जाता है बट ये माइनस इधर आएगा इधर आएगा, ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है ना। बट क्या इसने क्वेश्चन में आपको बताया कि ये रो मेजर है या कॉलम मेजर है? नहीं बताया। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हालांकि
अगर रो मेजर को कॉलम और कॉलम मतलब अगर वो आइडिया आपको पता, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे आप मुझे बताओ, उसके बाद साइन की वैल्यू से बता सकते हो कौन सा वैल्यू किधर जा रहा है। या अगेन माइनस थीटा यूज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपको याद है क्या? कॉस थीटा या कॉस माइनस थीटा क्या होता है एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस माइनस थीटा आई थिंक दोबारा कॉस थीटा ही होता है, याद है क्या आपको? यस। और साइन माइनस थीटा आई थिंक माइनस साइन थीटा होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी। तो मैं दोबारा आपसे पूछ लेता हूं, जैसे आप मुझे बताओ, अगर ये मान के चल रहा है कि क्लॉकवाइज है और ये जो मैट्रिक्स लिखिए, बताओ रो मेजर में लिखिए कि कॉलम मेजर में? आप जरा फॉलो कर पाओगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब ये लिखिए इसमें रो मेजर में, बिकॉज डिफॉल्ट केस में हमें पता है, डिफॉल्ट केस में तो साइन माइनस का ऊपर होता है अगर हम कॉलम मेजर मान के चलते हैं तो। हालांकि अगर ये सेम मैट्रिक्स में कॉलम मेजर मान लो, सोचो अगर ये सेम मैट्रिक्स कॉलम मेजर मान लो, तब ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? या फॉलो कर पाओगे तब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो कॉस पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, साइन आप माइनस रखना है तो बस वो माइनस ऊपर आएगा कि नीचे आएगा उसी का चेंज है। समझ आ रही है ये बात आपको? ओके, तो अब मैं आपसे बात कर रहा था किसके में, रिफ्लेक्शन के बारे में। हाँ, तो ये तो अपने को पता है कि आप किसी प्लेन के अराउंड, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्शन कर सकते हो। 3D के अंदर क्या होगा? तो अगेन मेरे ख्याल से एक बार में आप एक प्लेन के अराउंड में रिफ्लेक्शन करेंगे। देखो जैसे 2D में आप एक एक्सिस को कांस्टेंट मान देते, 3D में आप दो एक्सिस को कांस्टेंट मानेंगे, है ना। अगेन आप मुझे डायरेक्ट सोच के बता सकते हो, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि एक्स वाई प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन, तो कैसे करेंगे? किसको सेम मानना पड़ेगा, किसको चेंज करना पड़ेगा? यानी कि ऐसा देखिए, एक्स वाई के अराउंड अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स वाई तो सेम होंगे, वेरी गुड। जेड शायद पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। देखो बात सोच पाए हो क्या? अगेन अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, सारे केस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक केस लिखने से आप समझ जाएंगे। अगर मैं लिखता हूं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और 1 जो मेरे नए कोऑर्डिनेट्स हैं, और इधर मैं अगेन पुराना सिस्टम लिखता हूं एक्स वाई जेड और 1, और मैं रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूं, तो क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेगी वहां तो 1 लिख लेता हूं। जेड जिसके मेरे को वैल्यू चेंज करना है, वहां पर -1 लिख दूंगा, बाकी क्या, ये तो लास्ट वाला 1 रहेगा। और जितने एम्प्टी स्लॉट्स हैं दे कैन बी फिल्ड विद जीरोस। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ऑल्दो मैं इसमें क्योंकि बहुत सिंपल है, पीछे नहीं जा रहा, वरना आपको याद है ना, जब y एक्सिस के या जब x एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन करते हैं 2D में, तो x सेम रहता है y नेगेटिव कर देते हैं, और जब y के अराउंड करते हैं तो y सेम रखकर x नेगेटिव कर देते हैं। बस उसी आइडिया को मेरे ख्याल से यहां पर हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आपको एक्स वाई प्लेन के अराउंड अगर करना है तो क्या कीजिएगा? तो अगेन एक्स और वाई सेम, जेड की वैल्यू नेगेटिव, जो यहां पर देखिए रिजल्ट आया, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर वाई जेड प्लेन के अराउंड करना तो आप सोच सकते हैं क्या होगा? वाई और जेड का वैल्यू सेम रहेगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, लाइक दिस। यस। और अगेन अगर इस बार हमें एक्स और जेड प्लेन के अराउंड करना है तो एक्स जेड की वैल्यू सेम रहेगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। ओके, और जैसा हमने समझा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हमने स्टडी किया है यहाँ पर, वो ऑलरेडी शायद स्टडी किया है ऑन द आइडिया ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। तो अगर आपको हर एक्सिस पर रोटेशन लगाना है, ट्रांसलेशन लगाना है, तो कोई बात नहीं, हर किसी का मैट्रिक्स अरेंज करते जाओ। और ये बात मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, जिस अगर आपको ऑपरेशन 1 पहले लगाना है, उसके बाद ऑपरेशन 2, उसके बाद ऑपरेशन 3, उसके बाद ऑपरेशन 4, तो मैट्रिक्स का भी आप वही ऑर्डर रखेंगे, पहले ऑपरेशन 1 का मैट्रिक्स, फिर ऑपरेशन 2 का, फिर ऑपरेशन 3 का, फिर ऑपरेशन 4 का। बिकॉज़ हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है क्या वो कम्यूटेटिव होता है? जी नहीं। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना। तो जिस ऑर्डर में आपको रिजल्ट चाहिए उसी ऑर्डर में आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या इतनी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अगेन आप मुझे बताओ, एज फार एज रिफ्लेक्शन इज, एज फार एज ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड, जो मोस्टली अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी 2D की ही काम आती है, 3D के अंदर भी सिर्फ उसको हम स्केल अप कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, दैट इज प्रोजेक्शन। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक में अगर या अगेन किया इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में? ओके, कुछ लोगों ने पढ़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग? हाँ, एमएससी में तो नहीं पढ़ाते, जहां कॉमन होता है ना इंजीनियरिंग वहां पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली बेसिकली तो मैकेनिकल वगैरह वालों के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज हम लोगों को तो नहीं इतनी जरूरत पड़ती। अब मान लीजिए कोई मशीन आपको पढ़ना है, या सिविल इंजीनियर्स के लिए देखिए कोई स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो उस केस में आपको समझ आना चाहिए कि 2D पे स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा इस टॉपिक के, जैसे ये देखिए, ये एक इमेज है, आप मुझे बताइए क्या इसका टॉप व्यू ऐसा होगा, समझ पा रहे हैं? अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा? ये देखिए स्ट्रेट ये ऐसा नजर आ रहा है, और ये यू की शेप में, नाउ दैट इज द टॉप व्यू, है ना। फ्रंट व्यू अगर आप इधर से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो शायद कुछ ऐसा नजर आएगा, और अगेन अगर राइट साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? मान लीजिए अगर पीछे की तरफ से देख रहे हैं तो यस। तो अगेन एक पॉइंट है कि अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जब उसको 2D सिस्टम पे बनाना है तो हमको हर बार इसमें से कुछ नजर आ रहा होता है, एक्चुअली में से नजर नहीं आ रही होती। अच्छा, हमारे आंखों की खास बात क्या है? हमारी आंखें क्या इमेज ढूंढ रही होती हैं? मतलब ये एक अलग मैथमेटिक्स में, उसमें नहीं जाना चाहता, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे इस चीज के, कि हमारी आंखें इतनी ट्रेंड होती हैं कि अगर कोई रफ इमेज भी नजर आ रही है तो वो इमेज सर्च कर रही होती है। इसी वजह से हम इतनी जल्दी इमेज फॉर्मेशन कर पा रहे होते हैं, वरना जितनी हाई स्पीड प्रोसेसिंग आपको चाहिए, मतलब मेरे को अभी याद नहीं, बट आई थिंक जितने जो डेटा स्पीड है ना बिटवीन योर आईज एंड योर माइंड, आई थिंक वो कई जीबीपीएस के अंदर होता है। इतनी स्पीड से डेटा जा रहा होता है, माइंड में आ रहा होता है वापस, है ना। तो इसलिए कहते हैं अगर आपको अपना दिमाग शांत करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। वो क्यों? बिकॉज आपका जो माइंड है, उसका जो प्रोसेसर है, उसका ज्यादातर पार्ट, हाँ उसका जो ज्यादातर पार्ट है वो इमेज प्रोसेसिंग में लगा रहता है ना। तो क्या जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, हो रही, हाँ ये बात सही है, भूत ढूंढने में लगा रहता है। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वहां पर एक बार मैं प्रोजेक्शंस की बात करूंगा और देखेंगे कितने अलग अलग तरह के प्रोजेक्शन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, 2D के ऊपर आपने देखेंगे तो क्या होता है, मान लीजिए ये एक रेलवे लाइन है, हमको कुछ ऐसी नजर आ रही होती है। हालांकि ये तो दो पैरेलल लाइन है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो सेम ही होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बहुत दूर की लाइन देखोगे तो उनका डिस्टेंस हमको ज्यादा नजर आ रहा होता है, कम, है ना। अगर बहुत ट्रैक बहुत सीधा जा रहा है तो आपको लगेगा कि दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट, बट एक्चुअली दे आर नॉट, है ना। तो कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन होते हैं, तो उनको कैसे समझना है 2D के अंदर। लेकिन 2D के अंदर आपको 3D का व्यू देना है तो इस तरह से हम दे सकते हैं, है ना। हमें नजर आ रहा है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ 3D स्ट्रक्चर, आपको बता रहा है कि आपसे दूर जा रहा है। तो ये आइडिया सीखेंगे अगली क्लास के अंदर, देखेंगे कर्व्स वगैरह और जो इमेज है उनको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, तो चलिए इस क्लास में इतना ही करते हैं और इवनिंग में दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम से कंटिन्यू करेंगे।
क्या मेरा आपको क्या लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूल? कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं शेड्यूल अपना सेम है, मंडे टू फ्राइडे 7 to 8:30 बस वही शेड्यूल है। अब मैं आपको पहले जब बता रहा हूँ कि भाई ये बैच मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है किसका क्या है, अपनी क्लास सेम टाइम पे चलेगी, बस उसको आप फॉलो करते चलो। यस, चलिए, थैंक यू सो मच।